कॉटन की बात करते हैं। कॉटन का बोटेनिकल नेम क्या है? गॉसिपियम स्पीसीज। फैमिली क्या है? मालवेसी। अब कॉटन की दो इम्पोर्टेंट कैटेगरी होती हैं। एक होता है देसी कॉटन, जिसे हम बोलते हैं एशियाटिक या फिर ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, और एक होता है अमेरिकन कॉटन, जिसको हम बोलते हैं न्यू वर्ल्ड कॉटन, इजिप्शियन कॉटन या फिर सी आइसलैंड कॉटन। देसी कॉटन में फर्दर दो कैटेगरी, गॉसिपियम आर्बोरियम और गॉसिपियम हर्बेसियम। ये दोनों के दोनों डिप्लॉयड है और दोनों में 26 क्रोमोसोम होते हैं। अमेरिकन कॉटन में भी दो कैटेगरी होती है, एक है गॉसिपियम हिरसुटम और एक है गॉसिपियम बारबेडेंस। दोनों टेट्राप्लॉयड है और 52 क्रोमोसोम होते हैं। कॉटन का ओरिजिन क्या है? इंडिया। डे न्यूट्रल प्लांट है। वाइट गोल्ड या फिर किंग ऑफ एप्रेजल फाइबर भी हम इसको बोलते हैं। जो कॉटन फाइबर है उसकी थिकनेस को हम क्या बोलते हैं? निपीनेस। कि कितनी निपीनेस है, मतलब कितनी थिकनेस है। जो कॉटन फाइबर है उसकी थिकनेस को निपीनेस बोलते हैं। और कॉटन फाइबर की जो लेंथ है वो कैसे नापी जाती है? एरियलोमीटर का इस्तेमाल करके। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये जो डिवाइस है इसे हम बोलते हैं एरियलोमीटर, और इसी एरियलोमीटर का इस्तेमाल करके जो कॉटन फाइबर है उसकी लेंथ नापी जाती है। इसके अलावा वाटर लॉगिंग के प्रति सेंसिटिव है, तो पानी नहीं रुकना चाहिए मिट्टी में, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, सैलाइन सॉइल के प्रति भी सेंसिटिव है। वार्म सीजन का क्रॉप है। सॉइल जो बेहतर है ग्रोथ के लिए वो है ब्लैक सॉइल, और खरीफ सीजन का क्रॉप है, यानी कि रेनी सीजन में मेनली लगता है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये ब्लैक सॉइल है, ये देख रहे हो, ये पूरी की पूरी ब्लैक सॉइल है। अब ब्लैक सॉइल के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ब्लैक सॉइल जब गीली होती है तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है और सूखने पे बहुत बुरी तरह हार्ड हो जाती है। इसकी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन उसका रीज़न क्या होता है? माइक्रोपोर्स की संख्या अधिक होती है, इस वजह से। जो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ब्लैक सॉइल की, उसका रीज़न है कि इसमें माइक्रोपोर की संख्या अधिक होती है। इसके अलावा लिंट का परसेंटेज जो होता है सीड कॉटन में वो कितना होता है? 33%। लिंट मतलब, देखो सीड कॉटन का मतलब हो गया कि पूरा का पूरा जो कॉटन बॉल है उसमें सीड भी मौजूद है और फाइबर भी है। तो जो मेन फाइबर की मात्रा है जिसे हम लिंट बोल रहे हैं वो कितना है पूरे के पूरे सीड कॉटन पे? लगभग 33%। इम्पॉर्टेंट है। सीड रेट की अगर हम बात करें तो बीटी कॉटन का सीड रेट कितना होता है? 1 से 1.5 किलो पर हेक्टेयर। हाइब्रिड कॉटन का कितना होता है? 2 से 3 किलो पर हेक्टेयर। देसी कॉटन का कितना होता है? 10 से 18 किलो पर हेक्टेयर। अमेरिकन कॉटन का सीड रेट कितना होता है? 15 से 25 किलो पर हेक्टेयर। इसके अलावा अगर हम स्पेसिंग की बात करते हैं तो हाइब्रिड कॉटन के केस में रो टू रो स्पेसिंग रहती है 100 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रहती है 60 सेंटीमीटर। देसी कॉटन में रो टू रो स्पेसिंग रहती है 60 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रहती है 15 सेंटीमीटर। अमेरिकन कॉटन में रो टू रो स्पेसिंग रहती है 60 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रहती है 30 सेंटीमीटर। अगर हम ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन की बात करें तो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन बीटी कॉटन के केस में लगभग 1 हेक्टेयर में आपके 10,000 पौधे लगते हैं, और अगर हम अमेरिकन कॉटन, देसी कॉटन या हाइब्रिड कॉटन की बात करते हैं तो 1 हेक्टेयर में लगभग 67,000 पौधे लगते हैं, 66,000। सोइंग टाइम की अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में मई के शुरुआत के 14 दिनों में सोइंग होती है, सेंट्रल इंडिया में जून के आखिरी हफ्ते में या जुलाई के पहले हफ्ते में, साउथ इंडिया में सितंबर अक्टूबर में सोइंग करी जाती है। फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का जो रेशो रहता है उसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बराबर रखी जाती है 25 से 30, और नाइट्रोजन की मात्रा रखते हैं 40 से 60। वैरायटीज़ की अगर हम बात करें तो कॉटन का पहला कमर्शियल हाइब्रिड था H4। इसके अलावा पहला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड कौन सा था कॉटन का? वारालक्ष्मी। और जो अमेरिकन कॉटन में हमने गॉसिपियम हिरसुटम की बात करी थी। जो अमेरिकन कॉटन में हमने देखा था कि दो क्लासिफिकेशन थी, एक गॉसिपियम हिरसुटम और एक गॉसिपियम बारबेडेंस। दोनों के दोनों टेट्राप्लॉइड थे और 52 क्रोमोसोम थे दोनों में। तो गॉसिपियम हिरसुटम की दो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं, एक है MCU5 जिसमें फाइबर की लेंथ एक्स्ट्रा लॉन्ग होती है, और एक मरु विकास या राज HS16 जो सबसे पहला हाइब्रिड था जो तैयार किया गया था हिरसुटम का राजस्थान में। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि कॉटन का जो हाइब्रिड है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया में तैयार किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करें
तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं फादर्स में कि कौन किसके फादर थे। इसके अलावा एक हॉर्टिकल्चर का पॉइंट भी हमारा रह गया था, हम उसकी भी बात करेंगे। जैसे कि फादर ऑफ पोमोलॉजी कौन है? KL चड्ढा। इसके अलावा फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन CT पटेल। और फादर ऑफ BT कॉटन इन इंडिया कौन है? CD मे। ये ध्यान रखना। फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कौन है? CT पटेल। फादर ऑफ BT कॉटन इन इंडिया CD मे। और फादर ऑफ पोमोलॉजी कौन है? KL चड्ढा। ये हमारा पॉइंट रह गया था जब हम हॉर्टिकल्चर में डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस पढ़ रहे थे। तो ये याद रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ BT कॉटन इन इंडिया कौन है? CD मे। और फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कौन है? CT पटेल। इसके अलावा जो H4 की हमने बात करी, जो पहला कमर्शियल हाइब्रिड था कॉटन का, ये डॉक्टर CT पटेल ने गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकाला था, जो कि सूरत में है। इसके अलावा वारालक्ष्मी जो पहला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जो धारवाड़ में है कर्नाटका में, वहाँ पे तैयार किया गया, जिसमें गॉसिपियम हिरसुटम और गॉसिपियम बार्बेडेंस का क्रॉस किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसकी सबसे पहले गिनिंग आ जाता है। आप खेत से सारा का सारा कॉटन कलेक्ट करके ले आए, वो एक्चुअल में है कि सीड कॉटन। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सीड कॉटन है, इसमें सीड भी है और कॉटन भी है। तो सबसे पहले हमें कॉटन फाइबर को अलग करना पड़ेगा। तो सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर, हम फाइबर को अलग करेंगे सीड कॉटन में से, जिसको हम बोलते हैं गिनिंग, और इसका परसेंटेज होता है 30 से 35%। इसके अलावा जब आप कॉटन को अलग कर लोगे तो बीज बचेगा, लेकिन उस बीज पे भी काफ़ी मात्रा में फाइबर लगा हुआ रहता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये आपको दिख रहा है, ये सीड है कॉटन का, लेकिन इस पर भी जो फाइबर है वो लगा हुआ है। ये आप देख रहे हो, इस पर फाइबर लगा हुआ है, तो इसको भी हटाया जाएगा। यानी कि जो कॉटन का सीड है उस पर लगे हुए फाइबर को हटाया जाएगा, जो भी उस पर फज या लेंट लगा हुआ है उसको हटाया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डीफजिंग या डीलिंटिंग। और इसके लिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, जिसको 1:10 के रेशो में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टॉपिंग करी जाती है, जो कि एक तरीके से पिंचिंग ही है, कि आप जो एपेक्स का पोर्शन है उसको काट के हटा दोगे ताकि लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ प्रमोट हो। इधर अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा कॉटन का फील्ड है। ये देखो, ये पूरा का पूरा कॉटन का फील्ड है। कितना प्यारा लग रहा है, दूर दूर तक केवल कॉटन ही कॉटन। आगे बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपने देखा होगा कई सारे क्रॉप होते हैं, जैसे BT ब्रिंजल, BT कॉर्न, BT टोमेटो, इस तरीके से अलग अलग क्रॉप होते हैं। तो BT की फुल फॉर्म क्या होती है? BT की फुल फॉर्म होती है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जो कि एक तरीके का सॉइल बैक्टीरियम होता है। ये करता क्या है, अपने अंदर एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है, जो कि आपका इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, और ऑप्टिमम एल्कलाइन pH पर ये एक्टिव हो जाता है, एंडोटॉक्सिन बना लेता है। वो एंडोटॉक्सिन एपिथेलियम की लाइनिंग के साथ बाइंड करके जो सेल्स हैं उनमें परफोरेशन करता है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है और वो लाइज हो जाते हैं। तो हम करते क्या हैं, ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस में जो टॉक्सिक प्रोटीन बनाने वाला जीन है उसे हम बोलते हैं क्राइजीन, और ये क्राइजीन हम इसमें से निकाल के बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से प्लांट के अंदर डाल देते हैं, जो कॉटन प्लांट है उसके अंदर डाल देते हैं। फिर होता क्या है, प्लांट भी बनाता है टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, लेकिन वो क्रिस्टल फॉर्म में बनेगा इनएक्टिव स्टेट में, प्रोटॉक्सिन। और ये ऑप्टिमम एल्कलाइन pH पर, यानी कि जब इंसेक्टिस को सोलो करेगा तो उसकी गट में जा करके ऑप्टिमम एल्कलाइन pH मिलेगा, और ये क्रिस्टल सोल्यूबलाइज हो जाएंगे और प्रोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोटीन को हम नॉर्मली कहते हैं क्या है, क्रायोटॉक्सिन। तो ये एंडोटॉक्सिन फिर आपका एपिथेलियम की लाइनिंग पर बाइंड करेगा, सेल्स में परफोरेशन कॉज करके स्वेलिंग हो जाएगी और लाइज हो जाएगा, और पूरा का पूरा जो बॉल वॉर्म है वो मर जाएगा। देखो इधर एक फोटो बनी हुई है, जब आपने डीलिंटिंग कर ली थी, ये डीलिंटिंग से पहले सीड्स की कंडीशन है जिन पे फज या लेंट चिपका हुआ है। जब आपने इसको हटा लिया यानी कि डीलिंटिंग कर ली, तो इस तरीके से बीज बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। आगे बात करें, फिर बात आती है कि यहाँ पे जो जीन्स हैं वो मेनली दो इम्पॉर्टेंट जीन्स होते हैं, जैसे कि एक होता है क्राई1AC और एक होता है क्राई2AB, और एक होता है क्राई1AB। लेकिन जो क्राई1AB जीन है वो कॉर्न के केस में इस्तेमाल होता है, कॉर्न बोरर के लिए, और जो क्राई1AC और क्राई2AB है कॉटन बॉलवर्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जो हम क्राई जीन्स की बात कर रहे थे, उसका इस्तेमाल करके दो वेराइटीज़ यहाँ पे निकाली गई। मॉन्सेंटो कंपनी ने क्राई1AC जीन पर बेस्ड सबसे पहली BT वैरायटी जो निकाली थी, बॉल गार्ड 1 वैरायटी निकाली इन्होंने। मॉन्सेंटो कंपनी ने क्राई1AC पर बेस्ड जो BT कॉटन है उसकी वैरायटी निकाली, बॉल गार्ड 1 वैरायटी। इसके बाद में फिर कुछ और जो दूसरी वैराइटीज़ थी,
वैरायटी निकाली गई, सेकंड जीन वैरायटी जो दोनों जीन्स पर बेस्ड थी, जैसे कि क्राई 2AB पर भी बेस्ड थी और क्राई 1AC दोनों पर बेस्ड थी, वो थी बॉलगार्ड 2 वैरायटी। तो जो बॉलगार्ड 1 वैरायटी थी वो केवल और केवल क्राई 1AC जीन पर बेस्ड थी, जबकि बॉलगार्ड 2 वैरायटी जो रिलीज़ करी गई वो क्राई 1AC और क्राई 2AB दोनों जीन्स पर बेस्ड थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे बेलिंग होती है, और एक बेल जो तैयार होता है वो लगभग 170 किलो का होता है, यानी कि टोटल उसमें लिंट की मात्रा 170 किलो होती है। जैसे कि इधर आप देख रहे हो, ये क्या है, ये पूरा अपने आप में एक बेल है जो लिखा रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए ना, पूरा एक बेल है, ये एक बेल है, ये पूरा एक बेल है, ये पूरा एक बेल है। और यही सेम चीज़ जूट में भी होती है। जूट में भी हम बेलिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बेल जो बनता है वो लगभग 180 किलो का होता है, और कॉटन के केस में एक बेल जो बनाया जाता है 170 किलो का होता है। इसके अलावा एक टॉक्सिक कंपाउंड कॉटन में देखने को मिलता है जिसे हम गोसीपॉल बोलते हैं। एक टॉक्सिक पिगमेंट होता है जिसे आप फिनॉल कंपाउंड बोल सकते हो, जो कॉटन में देखने को मिलता है। ब्रांचिंग कॉटन प्लांट में दो तरीके की होती है, एक मोनोपोडियल होती है, एक सिम्पोडियल होती है। जो मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है वो मेनली वेजिटेटिव ब्रांचिंग होती है, यानी कि वेजिटेबल ब्रांच जो वेजिटेटिव ब्रांचेस हैं, वेजिटेटिव ब्रांचेस जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, पूरे के पूरे प्लांट को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करती हैं। और एक होती है सिम्पोडियल ब्रांचेस, जो कि रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस होती है, जिन पे मेनली आपका फ्लावर और फिर आगे चल के बॉल फॉर्मेशन होती है। तो ब्रांचिंग के केस में हमने देखा कि मोनोपोडियल ब्रांचेस और सिम्पोडियल ब्रांचेस। जो सिम्पोडियल ब्रांचेस हैं वो मेन रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस हैं, जिन पर मेनली हमारा यील्ड जो है वो देखने को मिलता है, फ्लावर और जो बॉल फॉर्मेशन है उसका। और मोनोपोडियल ब्रांचेस जो वेजिटेटिव ब्रांचेस हैं वो होती हैं जो पूरे के पूरे प्लांट को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाती हैं। लेटरल वेजिटेटिव नॉन फ्रूट ब्रांचेस प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू प्लांट। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे फ्लावरिंग जब कॉटन प्लांट के केस में होती है तो शुरुआत में जो फ्लावर का कलर रहता है वो रहता है लगभग आपका वाइट टू येलोइश, और उसके बाद में क्या होता है वो धीरे धीरे आपका लाइट पिंक या पिंकिश रेड कलर का हो जाता है, और उसके बाद में बॉल फॉर्मेशन होती है फिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर आप देख रहे हो तो मोनोपोडियल और सिम्पोडियल ब्रांचेस बता रखी हैं कि जो मेन वेजिटेटिव ब्रांचेस हैं जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगी पूरे प्लांट को, मोनोपोडियल, और सिम्पोडियल होती है रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस। यहाँ पे आप देख भी सकते हो जिन पे कॉटन बॉल जो है वो आपके कॉटन बॉल बन रहे हैं। आगे बात करते हैं, ये जब हार्वेस्ट हम करते हैं तो पूरे बॉल को जब प्लग कर लेते हैं तो इस तरीके से मिलता है। आगे बात करें तो इधर आपको ये मशीन देखने को मिलेगी जो कि गिनिंग मशीन है, यानी कि सीड कॉटन से लिंट को सेपरेट करने के काम में आता है। और आगे देखें तो यहाँ पे आपको जो मेनली कॉटन बॉल वॉर्म है वो आपको दिख रहा है, ये कीड़ा देख रहे हो, ये कॉटन बॉल वॉर्म है। ये करेगा क्या, पूरे के पूरे कॉटन बॉल में छेद कर देता है इस तरीके से, और अंदर से पूरा ख़राब कर देता है कॉटन बॉल को। इसके अलावा ये जो है मशीन है ये है डीलिंटिंग मशीन, जो कि सीड पर मौजूद जो थोड़ा बहुत भी फज या लिंट चुपका रह गया है उसको हटाने के काम में आएगा, जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं 1:10 के रेशो में। तो ये डीलिंटिंग मशीन है। इसके अलावा ये कॉटन बॉल वॉर्म जो मैंने दिखाया उसकी फ़ोटो है ये। और यहाँ पे कुछ स्टेजेस और मेंशन कर रखी हैं, जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीड को की सोइंग करेंगे। सीड की सोइंग के बाद में वो जर्मिनेट होगा, जब जर्मिनेट हो जाएगा तब सीडलिंग स्टेज आएगी, फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज यहाँ पे आई जिसमें फ्लावर्स अलग अलग कलर यहाँ पे देखने को मिलता है स्टेजेस के ब्याह पे। शुरुआत में येलोइश टू वाइट, उसके बाद में पिंकिश रेड देखने को मिलता है, और फिर मेचोरिटी तक आते आते फिर उसके बाद में बॉल फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा बाकी पूरा हमने बात कर ली है, सीड कॉटन वगैरह भी देख लिया, लिंट वगैरह की बात कर ली। जीन्स का ध्यान रखना, क्राई 1AC और क्राई 2AB जीन जो हैं क्राई जीन्स में उनका इस्तेमाल होता है कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है उसकी फॉर्मेशन में। दो इंपॉर्टेंट वैरायटी, बॉल गार्ड 1 वैरायटी केवल क्राई 1AC पर बेस्ड है, और बॉल गार्ड 2 वैरायटी क्राई 1AC और क्राई 2AB दोनों पर बेस्ड है। कंपनी का नाम मॉन्सेंटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।